प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा चौथा व्याख्यान है हिंदी कहानी के विकास पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आप लोग अपना सिलेबस निकालेंगे और यूनिट्स निकालेंगे तो एमए में जो इतिहास का पर्चा है उसमें हिंदी कहानी का विकास विस्तार से दिया हुआ है। मैं और विस्तार से बता रहा हूँ आपको। तो और उसके बाद जो EHD 3 है, जो BA का पुराना सिलेबस है, उसमें भी हिंदी कहानी के विकास की चर्चा है। और ये फिर जो नया CBCS का जो पाठ्यक्रम आ रहा है उसमें भी हिंदी ऑनर्स में भी और पास कोर्स में भी, मतलब जनरल में भी हिंदी कहानी के विकास की चर्चा की गई है। और दोनों ही ये फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको इस फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है। और जो जुलाई में जिन लोगों ने पर्चा भरा है, उनको मैंने एडमिशन लिया है, उनको जून में एग्ज़ाम देना होगा। और अभी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी कहानी के विकास पर आपसे ज़रूर सवाल पूछा जाएगा। और तब जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, ये व्याख्यान दिए हैं, उनको मिलाकर एक मुकम्मल उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। आपसे नई कहानी के बारे में भी पूछा जा सकता है, प्रेमचंद की कहानियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, और 60 के बाद जो कहानियाँ लिखी उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आज मैं जो 60 के बाद की कहानी है, मैं उस 60 के बाद की कहानी पर विचार कर रहा हूँ। और आज मैं सन 2000 तक, मतलब कि पिछली शताब्दी में जो कहानियाँ लिखी गई, तो सभी कहानियों का तो जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन मैं जो मैंने कहा था कि इतिहास पढ़ने में वो ऐतिहासिक दृष्टि निर्मित होनी चाहिए, तो मैं वही ऐतिहासिक दृष्टि आप में निर्मित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हिंदी कहानी के विकास को और तमाम उस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें कि आज़ादी के बाद हमारा देश किन दिशाओं में जा रहा था और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि किस तरह विकसित हो रही थी और हम किस ओर आगे बढ़ रहे थे आज़ादी के बाद। तो इसके पिछली वाली कक्षा में जैसा कि मैंने कहा था कि आज़ादी के बाद हमें बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा। भारत का विभाजन हुआ और गांधी जी की हत्या की गई, और फिर विस्थापन बहुत बड़ा हुआ और एक मध्य वर्ग विकसित हुआ। उस मध्य वर्ग की भी कहानी कही गई, सुनाई गई। तो ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन 1960 के बाद कई परिवर्तन हुए, जिसको मुख्य रूप से मैं 2-4 मिनट में यहाँ कह देना चाहता हूँ। 1960 के बाद हमें 2 युद्ध लड़ने पड़े, 1962 में और 1965 में। उससे हमारी आर्थिक हालत बहुत खस्ता हो गई, और जो हम निर्माण के कार्य में लगे हुए थे, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो विकसित हो रही थी, वो ठप सी पड़ गई बिल्कुल। और इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो गई, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी की, उनका भी असामयिक और दुखद निधन हो गया। तो लगातार राजनीतिक स्तर पर हमें लगातार झटके लग रहे थे। उसके बाद फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया और बहुत अस्थिरता आ गई देश में। एक बार इंदिरा गांधी जीत के आई, फिर उनके जो गठबंधन सरकार एक बार आई। तो इस तरह से बहुत सारे उलटफेर इस दौर में हुए। 1975 में इमरजेंसी आ गई, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और कई तरह के उथल पुथल इस समाज में हुए। बाजार का बहुत प्रभाव बड़ा, उदारीकरण हो गया, और बाहर से आने वाली वस्तुओं को हमारे देश खुल गया उसके लिए। तो कई परिवर्तन बहुत तेजी से हुए
1960 और 2040 सालों में हर दशक अपने में परिवर्तन लेकर आया और इन परिवर्तनों का साक्षी बनी हमारी कहानियाँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई तो उसमें विक्षोभ बहुत पैदा हुआ, बहुत मोहभंग हुआ, आर्थिक असंतोष पैदा हुआ, महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न की कमी हो गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और कृषि व्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा कोई उत्थान, कोई बहुत विकास नहीं हो रहा था। तो लोग शहरों की ओर भाग रहे थे और गांव छोड़ के शहरों की ओर भाग रहे थे। शहरों में वे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और मध्य वर्ग के भी बहुत लोग शहर में जाकर त्रिशंकु की तरह लटके हुए अपने को महसूस करते थे। इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना बंगाल में हुई, नक्सलवादी आंदोलन का, और जिन्होंने चीन को अपना आदर्श बनाया और चीन की जो सशस्त्र क्रांति है उस सशस्त्र क्रांति को अपना आदर्श बनाया। और जब कोई आंदोलन अपने देश की समस्याओं के लिए दूसरे देश को मॉडल के रूप में अपनाता है तो उसकी हार निश्चित होती है। तो ये सशस्त्र क्रांति थी, इसे दबाया गया। हमारी काफ़ी जो ऊर्जा थी, जो विकास में लगनी चाहिए थी, वो ऊर्जा इसमें लगी, लेकिन धीरे धीरे वो नक्सलवादी आंदोलन बंद हो गया। लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रवृत्ति जो जन्मी वो बंद हो गया, आंदोलन हो गया। और गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो शुरू हुआ था, वो तो आज़ादी लेने के लिए था, लेकिन अपने ही सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलता रहा। और जो सबसे मुश्किल का दौर ये हो गया कि जो सरकारें इतनी बदलने लगीं और एक स्थिरता नहीं रही, तो उससे एक भ्रष्टाचार बहुत फैल गया और नौकरशाही में, और ख़ास तौर पर जो एक पूंजीवाद और जनतंत्र का जो गठबंधन हुआ उससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। जिस तरह की हमारी चुनाव व्यवस्था थी, जिससे पैसे धीरे धीरे ज़्यादा लगने लगे, तो इस तरह से, और मध्य वर्ग भी उस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता चला गया। बहती गंगा में हाथ धोना, इसी को शायद कहते हैं। तो इंदिरा गांधी जब आई 1970 के आसपास, 71 में, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि लगा कि वो जनता के लिए काम कर रही हैं। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर बीमा, कोयला के क्षेत्र का भी कर दिया और प्रिवी पर्स वगैरह ख़त्म कर दिया। तो लगा कि जनता के प्रति वो बहुत समर्पित है। लेकिन ये कुछ हुआ, लेकिन जनता को बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो फ़ायदा हुआ वो ऊपर के लोग और पूंजीपतियों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये सारे जो सेक्टर थे वो सरकार के नियंत्रण में आ गए। तो सरकार को, जो सरकार थी, उस सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ। और लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना ये हुई कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हो गया 16 दिसंबर 1971 को। तो जो आज़ाद हुआ उसमें आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रही और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें संसद में दुर्गा कहकर पुकारा था। तो इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी और बांग्लादेश बना, और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत ऊपर उठ गई। लेकिन बहुत तेज़ी से इसके बाद जब इसका खुमारी उतरी इसकी, तो बहुत तेज़ी से नीचे आया सरकार का ग्राफ, और इंदिरा गांधी का भी ग्राफ बहुत नीचे आया। और उसके बाद उनके खिलाफ और पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो कहानियाँ इस दौर में लिखी गईं
और जो रचनाएं इस दौर में सामने आई वो इन्हीं सब का परिणाम थी। क्योंकि कोई भी रचना, कोई भी कहानी, कोई भी कविता जब लिखी जाती है तो अपने आसपास के माहौल को भी तो, और साहित्य तो हमेशा से प्रतिरोध का माध्यम रहा है। साहित्य तो कभी ठकुर सुहाती करता नहीं है, साहित्य तो कभी सत्ता के साथ होता नहीं है। वो सत्ता को आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, जो परंपरागत रूढ़ियाँ हैं उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। तो अभी तक जो आधुनिक कहानी का दौर चला, उस आधुनिक कहानी के हिंदी कहानी में यही बात प्रमुख रही कि आलोचनात्मक रुख रहा। तो इस कहानी में आलोचनात्मक रुख क्यों बना और किस तरह का आलोचनात्मक रुख बना, इसीलिए मैं ये पृष्ठभूमि आपको सुना रहा हूँ, वरना आप समझेंगे कि मैं इस प्रकार की राजनीतिक घटनाओं का क्यों जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि कल कारखाने खुले और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा और कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो सरकारी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां बहुत तेज़ी से बढ़ी। निजी क्षेत्र में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी सरकारी क्षेत्र में बढ़ी, और विस्तार हुआ, बैंक खुले, बैंक गांव-गांव में खुले, बीमा गांव-गांव में खुले, तो नौकरियां बहुत मिली लोगों को। तो नौकरियां मिली और इन नौकरियों से लोग गांव से शहर की ओर आए, एक सभ्य नागरिक बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए मजदूर भी आए। तो 1961 में नई कहानी के प्रतिरोध के रूप में या नई कहानी के बरक्स एक दूसरा आंदोलन कहें या फिर कहें कि जो कुछ लेखकों का समूह था वो एक साथ आरा में मिले, और आरा में बिहार में मिले, और वहाँ साठोत्तरी कहानी पर चर्चा हुई। और ये चर्चा हुई कि नई कहानी से 60 के बाद जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं वो कहानियाँ किस रूप में भिन्न हैं। और इसके बाद इस दौर में अनेक नामकरण आए कहानियों के, अकहानी, सचेतन कहानी, अकहानी जिसकी शुरुआत गंगा प्रसाद विमल ने की, और सचेतन कहानी जिसकी शिरकत महीप सिंह ने की। तो अब ये उन्होंने कहा कि हम मूल्य और परंपराओं का भंजन करने वाली कहानियाँ लिखते हैं। ये भी कहा गया कि जो कहानी का परंपरागत रूप चला रहा था, जो कहानी का परंपरागत ढांचा जो चला रहा था, उस ढांचे को हम नहीं मानते। फिर कई कहानी के, जैसे गंगा प्रसाद विमल ने ही कहा कि भारतीय परंपरा को हम नहीं मानते, भारतीय संस्कृति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपनी परंपरा विकसित कर रहे हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि वे अपनी परंपरा खोज कहाँ रहे थे। अब ये जो अकहानी है वो एंटी स्टोरी है, फ्रांस और जर्मनी में जिसका बीज वपन हुआ था कि कहानी में कोई तथ्य नहीं होगा, कहानी में कोई स्पष्टता नहीं होगी, और एब्सर्ड ढंग की कहानियाँ लिखी। तो ऐसी कहानियाँ बहुत लिखी गई, लेकिन इन कहानियों को पाठक बहुत कम मिले। ये आलोचना और बहस मुसाहिबे के लिए तो ये कहानियाँ ठीक थी, लेकिन इनको अधिक पाठक नहीं मिले, जैसे पाठक प्रेमचंद को मिले थे और जैसे फणीश्वरनाथ रेणु को मिले थे, और यहाँ तक कि कमलेश्वर मार्कंडे और राजेंद्र यादव और मोहन राकेश को भी पाठक मिले थे। लेकिन ये जो अकहानी आंदोलन के जो कहानीकार थे, जो एक फार्मूले के तहत एक कहानी लिख रहे थे, उनको वो आलोचना के लिए वो कहानियाँ ठीक थी, बहस के लिए वो कहानियाँ ठीक थी, लेकिन चूंकि जन से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, इसलिए उन कहानियों से इस युग के कहानीकार प्रसिद्ध नहीं हुए। जब वो इसके बाहर निकले, जैसे हम रविंद्र कालिया की ही बात कर लें, तो रविंद्र कालिया जब तक अकहानी आंदोलन से जुड़े रहे या अकहानी के फॉर्मूले की कहानियाँ लिखते रहे, तब तक वो अच्छी कहानियाँ नहीं लिख पाए, लेकिन और उनकी मान्यता उतनी नहीं हो पाई। लेकिन जब वे इस कहानी की सीमा का अतिक्रमण किया और उन्हें
अच्छी कहानियाँ लिखी जिसकी चर्चा हम आगे आपको करेंगे। तो इस अकहानी आंदोलन में या अकहानी की जो प्रवृत्ति जन्म ली, उसमें गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, राजकमल चौधरी और रविंद्र कालिया जैसे लेखक सामने आए और उन्होंने जो स्वीकृत मानदंड थे, जो मूल्य थे स्वीकृत, उनको उनका बहिष्कार किया और जो मूल्य स्थापन है, मूल्य स्थापन को अस्वीकार किया। और एक तरह से जो स्वीकृत मूल्य थे, उन स्वीकृत मूल्यों को का अस्वीकार ही इन कहानीकारों का मुख्य उद्देश्य था। और कभी वो अस्तित्ववाद की गोद में जा बैठते थे, कभी किसी दार्शनिक के, तो कभी किसी दर्शन के, जो पश्चिमी दर्शन है। इसलिए उनकी कहानियाँ बहुत पसंद नहीं की गई। अब इसमें सबसे जो बेहतर कहानीकार निकल के सामने आए वे थे रविंद्र कालिया। वो जीवन की जो शहरी जीवन की जो विसंगति और विद्रूप है और जो शहरी जीवन में जो अर्थहीनता का भाव है, और उनकी कहानियाँ बनते 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 एक व्यंग प्रधान कहानियाँ बन जाती हैं, जिसमें एक अस्वीकार का भाव है, महानगरीय ऊब है, उसमें संबंधों का टूटना है, और ख़ास तौर पर पति पत्नी और प्रेमिका, इनके बीच के जो संबंध है वो भी भारतीय नहीं है। जैसे ये कहना कि अगर तुम मेरी पत्नी न होती तो मैं तुम्हें चूम लेता, जैसी संकल्पनाएं, या राजकमल चौधरी ने जिस तरह से एक पूरी अलग दुनिया का चित्रण किया है, ये, और जो कहानी में जो विभत्सता आई, जो नंगा यथार्थवाद, नग्न यथार्थवाद कहानी में आया, जो निगेटिविटी आई, जो नकारात्मकता इन कहानियों में आई, वो निश्चित रूप से समाज में जो नकारात्मक भाव थे, उन भावों को दिखाने के लिए इस प्रकार की कहानियाँ लिखी गईं। और थीम नए थे, लेकिन कहानियों में नकारात्मकता ज़्यादा थी, लेकिन एक नए ढंग की कहानी तो लिखे गए। ये सारी कहानियाँ ये महानगर और की कहानियाँ हैं, और गांव और कस्बे से दूर की कहानियाँ हैं। और इसमें कई पात्र ऐसे मिल जाते हैं जो गांव से आता है और शहर में आकर वो बिखर जाता है, वो टूट जाता है, वो अपने को अकेला महसूस करता है। और इस प्रकार दफ्तर में जो उठापटक है, जो एक तरह से एक दूसरे को नीचा गिराने की प्रवृत्ति है, पत्रकार की दुनिया है, फिल्मों की दुनिया है, जो समानांतर कहानी कमलेश्वर ने चलाई बाद में, वो उसमें कई फिल्मों की दुनिया की भी कहानियाँ लिखी गई, क्योंकि उसका केंद्र मुंबई ही था। और रविंद्र कालिया 9 साल छोटी पत्नी लिखते हैं, त्रास जैसी कहानी लिखते हैं, और डरी हुई औरत जैसी। तो स्त्री को और स्त्री पुरुष संबंध को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नज़रिया भारतीय नहीं है बल्कि अभारतीय है। ये कहानी की सबसे, या 60 के बाद की कहानी की सबसे बड़ी जो कमी है, जो सबसे बड़ी जो विडंबना है, वो ये कि उसमें भारतीयता नहीं है, अभारतीयता है। और उसमें ये भी नहीं है कि पुरानी परंपराओं में परिष्कार करना, नहीं, उन परंपराओं को छोड़ के एक नई परंपरा विकसित करना, ऐसी परंपराओं का विकास जिसकी जड़ें हमारे समाज में नहीं है, पश्चिमी समाज में हो सकती हैं। तो पश्चिमी समाज की नकल करती हैं ये कहानियाँ। लेकिन एक कहानी है काला रजिस्टर, जो कहानी की सीमा से बाहर निकलती है, और जो मानवीय संबंध होते हैं, उन मानवीय संबंधों के पीछे जो अमानवीयता छिपी रहती है, अंदर और बाहर का जो संसार है, उस अंदर और बाहर के संसार में जो अंतर है, उस अंतर को इस कहानी में दिखाया गया है। और इस तरह की जो कहानियाँ रविंद्र कालिया ने लिखी, वो कहानियाँ बहुत चर्चित भी हुई, और एक नया यथार्थ भी सामने आया। स्त्रियां पढ़ लिख रही थीं, उनमें अस्मिता का बोध बढ़ रहा था। लेकिन इस दौर में जितने पुरुषों ने स्त्री के बारे में लिखा, चाहे वो रविंद्र कालिया हो, चाहे गंगा प्रसाद विमल हो, कोई भी हो,
उन्होंने और इसके पहले मोहन राकेश या कमलेश्वर, सब ने पुरुष दृष्टि से स्त्रियों के बारे में सोचा। इसलिए और जहाँ पर ऐसा लगता भी है कि वो स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हैं, स्त्री स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात जो कर रहे हैं वो एक तरह से उनकी ये बात एक पुरुष के चश्मे से देखी हुई पूरा का पूरा नजरिया है। वो स्त्री के व्यक्तित्व में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाते हैं, पर काया प्रवेश नहीं हो पाता है। उनकी पुरुष दृष्टि बराबर बनी रहती है स्त्रियों के संकट के, स्त्रियों के अस्मिता बोध के, स्त्रियों की पहचान की खोज के लिए स्त्रियां जो प्रयत्न कर रही हैं उसको हमेशा वो पुरुष दृष्टि से देखते हैं। ऐसा लगता है कि स्त्रियां अपनी अस्मिता की बात खुद कर रही, लेकिन नहीं, ये लेखक उनकी अस्मिता की बात कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनका पूर्वाग्रह उसमें झलकता रहता है। इसके बाद एक जो इस दौर के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो दूधनाथ सिंह हैं। अब दूधनाथ सिंह ने भी इस दौर में जो कहानियां लिखी और उनकी कहानियों में एक जटिल बुनावट देखने को मिलती है, एक अस्पष्टता है, उलझाव है, जटिलता है, कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे प्रतीक विधान हैं जिन प्रतीक विधानों को सुलझाने में बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है और हर एक व्यक्ति का अपना अपना पाठ हो जाता है और बड़ा भिन्न पाठ होता है। तो जिस तरह का समाज बन रहा था, जिस तरह का मध्य वर्ग बन रहा था, जिसके सामने कोई भी लक्ष्य नहीं था, दिशाहीन था, भटका हुआ था, बिल्कुल अपने कमरे में कैद था, और जो आम जनता थी उस आम जनता से कहीं भी उसका जुड़ाव नहीं प्रकट होता था। तो इसी तरह का अमूर्तन जो उनके विचारों में था, वो अमूर्तन उनकी कहानियों में भी आने लगा और बहुत ज़्यादा उलझाव पैदा होने लगा। मैंने अभी राजकमल चौधरी की चर्चा की। अब राजकमल कविता से कहानी की ओर आए और उन्होंने जो ऐसी स्त्रियों का चित्रण किया जिसको समाज में हम जिसका सम्मान सभ्य समाज जिसे कहते हैं वो सभ्य समाज नहीं कहता, उसको कई शब्दावलियों से नवाजते हैं, कहते हैं आवारा है, पेशेवर है और बाजारू औरत है। तो इस तरह की महिलाओं को अपनी कहानियों के चरित्र बनाकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया हमारे सामने लाई जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। वे भी मनुष्य हो सकती हैं, इसकी तो हम कल्पना नहीं करते। वे तो अपना शरीर बेच सकती हैं, सिगरेट पी सकती हैं, शराब पी सकती हैं। इन सब के बीच ये सारी चीजें दिखाते हुए मनुष्यता का जो दर्शन, मानवीयता का जो दर्शन इनके भीतर कराया है, वो राजकमल चौधरी की विशेषता है। आमतौर पर राजकमल चौधरी को ठीक से समझा नहीं जाता है और ऐसा लगता है कि वे केवल नग्न यथार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी कहानियों में अश्लीलता डाल रहे हैं, अपनी कहानियों में अभद्रता डाल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। राजकमल चौधरी एक ऐसे कथाकार हैं जो अभद्र और असम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाली महिलाओं को अपनी कहानी में सम्मान दे रहे हैं, अपनी कहानी में जगह दे रहे हैं और उस संसार के बारे में हम जान पा रहे हैं। ये बड़ा जोखिम भरा काम किया राजकमल चौधरी ने और इस जोखिम का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्हें कई बार तिरस्कृत किया गया ये कह के कि ये तो आवारा और बाजारू औरतों की नग्न यथार्थ की कहानियाँ लिखते हैं। और जो उन्होंने कई ऐसी कहानियाँ लिखी जैसे शरीर धर्म या जलते मकान में कुछ लोग, अग्नि स्नान, ये मछली जाल और राजनीतिक कहानियाँ भी उन्होंने लिखी, अर्थतंत्र जैसी कहानियाँ जो है। तो बहुत बड़ा कैनवास था राजकमल चौधरी का, लेकिन उनका ढंग बिल्कुल अलग था और निश्चित रूप से ये ढंग भारतीय नहीं था। उनकी कहानियाँ दूर इसलिए लगती हैं कि उसमें अभारतीयता है,
यानी उनके कहान में, और जो रियलिज्म का जो ढांचा यूरोप में जो बनाया गया, वो इन कहानीकारों ने रियलिज्म के कहानी के उस ढांचे को लिया, वहाँ जो परिवर्तन और कहानियों में जो होते रहे उसको अपनाया, न कि अपनी परंपरा को। अपनी परंपरा को लेकर जो जिन कहानियों ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय कथा परंपरा को लेकर जिन कहानीकारों ने कहानियां लिखी, उनकी कहानी मजबूत रही, जिसकी चर्चा हम अभी लगातार करते रहेंगे। जैसे ज्ञान रंजन इस अवधि के सबसे प्रमुख कथाकार हैं। बहुत कम कहानियां लिखी, लेकिन जो कहानी लिखी वो भारतीयता उसके मूल में रही। यानी भारतीयता उसके मूल में रही, इसका मतलब यह है कि भारतीय परंपरा को उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। जो संबंध हैं, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध और जो बाकी संबंध हैं, उसको नए दृष्टिकोण से देखा उन्होंने, नए परिप्रेक्ष्य में देखा। एक पिता अपने पुत्र को किस तरह से समझ रहा है, एक पुत्र अपने पिता को कैसे समझ रहा है, और पिता और पुत्र के संबंध को जितनी बारीकी से फेंस देखा उन्होंने, उतनी बारीकी से कम रचनाकारों ने देखा है। घंटा, अमरूद का पेड़, फेंस के इधर उधर बहिर्गमन, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो स्वीकृत संबंधों को नई दृष्टि से देखती हैं। लेकिन इनकी कहानियों में अभारतीयता नहीं है। इनकी कहानी मध्य वर्ग की सच्चाई से जुड़ती है। इनकी कहानियां पश्चिमी ढंग से फार्मूलाबद्ध नहीं है। इनकी कहानियां भारतीय कहानी परंपरा से जुड़ती हैं, और जो हमारा जो जड़ से जुड़ा यथार्थ है। और ये मध्य वर्ग के कहानीकार हैं, तो मध्य वर्ग की जो समस्याएं हैं, परिवार की जो समस्याएं हैं, उस परिवार की समस्याओं को वो अंदर जाके देखते हैं। अब जो दाम्पत्य जीवन है, वो दाम्पत्य जीवन में उनको लगता है कि एक रास्ता आ रही है, वो इसका मूल्यांकन अपनी कहानियों में करते हैं। घंटा कहानी में मानवीय संबंधों की विडंबना और जो मध्यवर्गीय नैतिकता है, उस मध्यवर्गीय नैतिकता की वो पड़ताल करते हैं, को वो देखते हैं कि ये, और बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। इसी दौर के एक कहानीकार हैं काशीनाथ सिंह अपनी कहानियों में मध्य वर्ग की भी बात करते हैं, निम्न मध्य वर्ग की भी बात करते हैं। उनके पात्र मध्य वर्ग से भी आते हैं, निम्न मध्य वर्ग से भी आते हैं। ग्रामीण और कस्बाई माहौल भी उनकी कहानियों में है। और मुख्य रूप से समाज में जो सामाजिक विकृतियां हैं, उन विकृतियों को पहचानने और पहचानवाने में उनका बहुत ही महत्व है। बहुत से महत्वपूर्ण कहानीकार इस दौर में लिख रहे थे। हृदयेश, थोड़ा आगे बढ़े अस्कर वजाहत, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, ये तीन प्रकाश जो हैं वो अलग अलग ढंग की कहानियां लिख रहे थे। अखिलेश कहानीकार के रूप में उभर कर आ चुके थे और निश्चित रूप से इन कहानीकारों ने एक नया यथार्थ प्रस्तुत किया। इन कहानियों पर बातचीत करने से पहले मैं एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूं कि इसी दौर में लगातार स्त्री कहानीकारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। नई कहानी के दौर में स्त्री कहानीकारों की संख्या बहुत कम थी और पुरुष कहानीकार स्त्रियों के बारे में लिख रहे थे। उस समय उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी और ये कहानीकार कृष्णा सोबती, ये मुख्य रूप से ये कहानीकार थीं जो नई कहानी के दौर में लिख रही थी। बाद में लगातार एक कारवां बनता गया और महिला कथाकार बहुत तेजी से सामने आई। मैं कुछ महिला कथाकारों का नाम लेना चाहूँगा और
जो यथार्थ उस समय सामने आया उस पर मैं कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि विस्तार से इस पर अलग से कोई व्याख्यान अगर कभी मौका मिला तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। मन्नू भंडारी, नई कहानी के दौरान भी इन्होंने कहानियाँ लिखी और लगातार ये कहानी लिखी। बूढ़ी काकी कहानी, ये एक बूढ़ी काकी नहीं, एक दूसरी कहानी थी जिसमें एक फुआ पात्र हैं, मैं उस कहानी का नाम अभी भूल रहा हूँ। किस तरह से उनके 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 बेटे की मृत्यु हो जाती है और किस तरह से वो एक मंसूबा बनाती है, उनका पति उन्हें छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह से वो कहानियाँ लिख रही थी। यही सच है में प्रेम का द्वंद्व है। ममता कालिया, मृदुला गर्ग एक नया संसार स्त्रियों की अस्मिता और अस्मिता के लिए नई कहानी की खोज कर रही थी, नए जीवन की तलाश कर रही थी। स्त्री पुरुष संबंध को वो नए ढंग से तलाश कर रही थी। चित्रा मुद्गल का कैनवास बहुत बड़ा है। चित्रा मुद्गल स्त्रियों के बारे में भी लिख रही हैं, मजदूरों के बारे में भी लिख रही हैं, महानगरों के बारे में लिख रही हैं। तो चित्रा मुद्गल एक मुकम्मल, इस दृष्टि से मुकम्मल कहानीकार है, जो केवल स्त्रियों के बारे में ही नहीं लिख रही हैं बल्कि उनके कहानी में का कैनवास बड़ा है। चंद्रकांता की कहानियों में स्त्रियां प्रमुख रूप से आती हैं और ख़ास तौर पर जो कश्मीर का परिदृश्य है, उस कश्मीर का परिदृश्य, विस्थापन और पलायन का जो परिदृश्य है, उनकी कहानियों में बहुत तेजी से आता है। मंजुल भगत भी शहरी मध्यवर्गीय स्त्रियों की विडंबना और पीड़ा को व्यक्त करती हैं। सूरीबाला एक अलग तरह की रचनाकार है, उनकी रचनाओं में व्यंग्य की प्रधानता है और गौरा गुणवंती जैसी कहानियों में वो परंपरागत स्त्री के धर्म की भी वकालत करती हैं, लेकिन इस बात की जरूर चिंता उनको है कि इसमें स्त्री की जो स्वतंत्रता है, स्त्री की जो अस्मिता है और स्त्री का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वो न छूटने पाए। राजी सेठ स्त्रियों के संघर्ष को, स्त्रियों के बनते स्वरूप को निष्कवच जैसी कहानियों में बहुत ही व्यापक और सुंदर रूप से रखती हैं। नासिरा शर्मा की कहानियों में स्त्री अपने नए रूप में है और मुस्लिम स्त्रियों की भी चर्चा वो करती हैं और एक प्रगतिशील लेखिका हैं। उषा किरण खान एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण यथार्थ को बहुत ही, और लोक जीवन, उनकी कहानियों में लोक जीवन और ग्रामीण, वैसे ही एक और बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है जिनके उपन्यासों में स्त्री प्रमुख तो है लेकिन ग्रामीण जीवन जैसे बहुत प्रमुख है और वहाँ का जो यथार्थ है और गांव में जो स्त्रियों की स्थिति है उसका मार्मिक अंकन करती हैं मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा, उषा किरण खान और चित्रा मुद्गल, ये तीन कहानीकार ऐसे हैं जो गांव की ओर भी जाते हैं। बाकी जो महिला कथाकार हैं वो स्त्रियों की स्थितियों को, स्त्रियों के चरित्र को, स्त्रियों के मन को ज़्यादा सामने रखती हैं और इन कहानियों को पढ़ने से ये प्रतीत होता है कि स्त्रियां नए ढंग से सोच रही हैं। स्त्रियां केवल अब गृहस्थिन नहीं हैं, वे नौकरी करने भी जाती हैं और जो दोहरा जो उनका शोषण है, एक शोषण उनका होता है कार्यालय में, ऑफिस में, एक शोषण उनका होता है, शोषण बंद नहीं हुआ लेकिन स्त्रियां अपने को खोज रही हैं, अपने को विकास कर रही हैं। और मृदुला गर्ग बिल्कुल भारतीय परंपरा से अलग हटकर मैं कहूँगा कि पश्चिमी परंपरा में भारतीय स्त्री को स्थापित करने की कोशिश करती हैं, जो बहुत सहज नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने एक नई दृष्टि रखी है, नया आयाम रखा है। तो इस तरह से एक बड़ा विशाल महकमा और विशाल ग्रुप स्त्रियों का आया। लेकिन ये कोई, और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो पुरुष कहानीकार हैं उन्होंने कभी भी इन महिला कथाकारों को अपने कथा आंदोलन में शामिल नहीं किया, न नई कहानी में, न कहानी में, न सचेतन कहानी में, किसी में नहीं। ये किसी भी आंदोलन से ये रचनाकार नहीं जुड़ी हुई हैं, बल्कि स्वतंत्र लेखन कर रही हैं और बेहतर लेखन कर रही हैं। और स्त्रियों के मन को जितनी सशक्तता के साथ इन्होंने रखा है, जितनी गंभीरता और जितनी विविधता के साथ इन्होंने रखा है, शायद पुरुष रचनाकार उतनी विविधता के साथ इसको नहीं रख पाए हैं। उसमें उनका पुरुष पूर्वाग्रह भी का प्रभावी होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1980 के बाद दलित रचनाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति शुरू की। ऐसा नहीं था कि हिंदी कहानी में दलित कथा नहीं थी, दलितों की कथा नहीं थी। आरंभ से, प्रेमचंद के समय से भी और उसके पहले से भी दलितों की समस्याओं को, दलितों की मानसिकता को पेश किया जा रहा था। लेकिन हिंदी में सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जिस प्रकार हिंदी कहानी को एक नया रूप दिया, जिस प्रकार उन्होंने दलितों की समस्याओं को जिस तरह से कहानियों में रखा, जिस तरह से दलितों के मन को सामने रखा, उनके आत्मसंघर्ष को सामने रखा, उनकी भीतर पनप रही विरोध की चेतना को, और सबसे बड़ी बात, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक कहानीकार के रूप में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने दलितों के भीतर जो अंतर्विरोध था, जो जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, उसे भी वो उजागर करते हैं। वे केवल समाज द्वारा, गैर दलितों द्वारा दलितों के शोषण की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि दलितों द्वारा दलितों के शोषण और भेदभाव की चर्चा करते हैं। जो दलित स्त्रियां हैं, उनका जो दलित पुरुष शोषण करते हैं, उसकी बात भी करते हैं। तो एक परंपरा शुरू की ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, और बाद में एक लंबी परंपरा चली दलित कथाओं की, जिसमें स्त्रियों ने भी कथाएं लिखी, और लगातार ये लेखन हो रहा है। इसके लिए भी अलग व्याख्यान की ज़रूरत है। जो कभी अवसर मिला तो मैं दलित कथाओं पर भी अलग से बात करूंगा। एक महत्वपूर्ण कथाकार इस दौर के अरुण प्रकाश शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच सेतु का काम करते हैं। वे शहरी जीवन की भी कहानियां लिखते हैं, गज पुराण जैसी कहानियां जो उदारवाद के और बाजारवाद के विरोध में लिखी गई है, और भैया एक्सप्रेस जैसे भी कहानियां लिखते हैं। आज सबको भैया एक्सप्रेस कहानी पढ़नी चाहिए। उससे पता चलेगा कि कैसे बिहार से और उत्तर प्रदेश से मजदूर पंजाब की ओर गाड़ी में भर भर कर मजदूरी करने जाते हैं और घर पर पैसा भेजते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश इन्हीं मजदूरों के कारण कई गरीब घरों के घर में चूल्हा जलता है। तो एक पूरा एक संसार है इनका। इस संसार के बारे में, उनके दर्द के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में आज से 20 साल पहले अरुण प्रकाश ने यह कहानी लिख दी थी। और जिस तरह से आतंक और पलायन को जिस प्रकार जोड़कर अरुण प्रकाश ने यह कहानी लिखी थी, वो अद्भुत है। और दलितों पर जिस तरह से अत्याचार होता है गांवों में, उस पर भी कहानियां लिखी। योगदान नामक कहानी उन्होंने आदिवासियों पर भी कहानी लिखी, मतलब कि जो मजदूर हैं उन पर भी कहानियां लिखी। इसी तरह दूसरे जो प्रकाश हैं, उदय प्रकाश, उन्होंने मुख्य रूप से उदारवाद और पूंजीवाद का जो विकृत चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश की। कैसे मानवीय संबंध बदल जाते हैं, अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। तो
पाल गोमरा का स्कूटर, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, तिरीच और दरियाई घोड़ा। तो इन्होंने अपनी कहानियों में जो प्रतीकात्मकता जो लाई है, जो प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, वो प्रतीक बिल्कुल भारतीय हैं। जैसे तिरीच, जैसे सांड, ये दरियाई घोड़ा, ये सारे प्रतीक वो लाते हैं और लेकिन नई उद्भावनाएं पैदा करते हैं। उनकी कहानियों में रोमांच होता है, उनकी कहानियों में काफ़ी उठापटक होती है, और जिसको हम जादुई यथार्थवाद कहते हैं, वो जादुई यथार्थवाद और उत्तर आधुनिकतावाद भी इनकी कहानियों में दिख जाता है। इस कहानी में तीसरे जो प्रकाश हैं वह हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश मजदूरों की कथा कहते हैं, और कई बार वे ऐसे मजदूरों, ऐसे लोगों की कथा कहते हैं और वो हरदम जो हाशिए पर खड़े रहते हैं। तो स्वयं तीन प्रकाश हैं जो तीनों अलग अलग ढंग की कहानियां लिख रहे थे। इसके अलावा अखिलेश एक प्रमुख कहानीकार हैं इस दौर के, जो लगातार समाज की जो विद्रूपता है, समाज में जो संकट है, उसकी चर्चा करते हैं। अंधेरा उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। शेखर जोशी जो काफ़ी पहले से कहानी लिख रहे थे, वो भी लगातार कहानियाँ लिख रहे थे। तो लगातार नए कहानीकार इसके साथ जुड़ रहे थे, नई दृष्टि विकसित हो रही थी, और इसके अलावा गाँव के बारे में भी कहानियाँ लिखी जा रही थी। पुराने लोगों में रामदरश मिश्र और विवेकी राय कहानियाँ लगातार गांव की लिखते आ रहे थे। इसके अलावा मधुकर सिंह, रामधारी सिंह दिवाकर, मिथिलेश्वर, अब्दुल बिस्मिल्लाह भी गांव की कहानियाँ लिख रहे थे। बटरोही जैसे कहानीकार पहाड़ी जीवन की कथा लिख रहे थे। संजीव एक प्रमुख कथाकार हैं। असगर वजाहत इस दौरान कहानियाँ लिख रहे थे, जो छोटे छोटे यथार्थ के माध्यम से बड़े यथार्थ को प्रकट कर रहे थे। ग्रामीण यथार्थ को चित्रित करने में इस दौर के कहानीकारों में शिवमूर्ति का बहुत बड़ा स्थान है। शिवमूर्ति ने ग्रामीण जीवन को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं, और उनका एक जो कसाई बाड़ा नामक कहानी है उससे वे प्रसिद्ध हुए। और ग्रामीण जो गाँव में जो स्त्रियाँ हैं, उन स्त्रियों में जो अस्मिता बोध है, जो उसका संघर्ष है, उसको बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़े ही प्रभावशाली ढंग से वो कहानियों में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार एक चित्र बनता है हिंदी कहानी का, कि किस तरह से नए नए जो यथार्थ पनप रहे थे, उसको नए नए कहानीकारों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। नया यथार्थ सामने आया, नया शिल्प सामने आया, और ये कथाएं अलग अलग रूप में सामने आने लगी। लेकिन वही कथा पाठकों को भाई, उसी को अपनाया पाठकों ने, जो आसपास के परिदृश्य, आसपास के दृश्य से संबंधित थे, जिनकी जड़ें जमीन में जुड़ी हुई थी, जिनकी कहानी समझ में आ रही थी, यानी जिसमें कथा थी। जिस कहानी में कथा नहीं थी उसको बहुत पसंद नहीं किया पाठकों ने, क्योंकि कहानी में अगर कथा न हो और कहानी की मौत या कथा की मौत की बात कर दी जाए, तो ये हमारा भारतीय जो पाठक है, वो भारतीय पाठक उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय पाठक ने उन्हीं कहानियों को स्वीकार किया, उन्हीं कहानीकारों को स्वीकार किया जिनकी जड़ें भारत भूमि में जमी हुई थी। तो मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से नए नए नाम दिए गए, लेकिन लगातार यथार्थ के नई छवियों को प्रकाशित करना इन कहानीकारों का उद्देश्य रहा। आंदोलन हुए, वाद हुए, लेकिन ये आंदोलन और वाद केवल बहस के लिए हैं, केवल कुछ चीज़ों को समझने के लिए है, नहीं तो नई कहानी और अकहानी और समानांतर कहानी का विभाजन
कोई बहुत ही ऐसा विभाजन नहीं है जो कहानी की प्रवृत्ति को समझने में सहायक हो। कहानी की प्रवृत्ति को अगर समझना है तो कहानियों को पढ़ना होगा। शहरी मध्य वर्ग की सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी गईं, ग्रामीण यथार्थ सबसे कम सामने आया। ये तो निश्चित रूप से इस दौर की जो कहानी की प्रवृत्ति है उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार मैंने 2020 तक की कहानियों का समापन कर दिया और हिंदी कहानी के विकास की ये अंतिम कड़ी है, क्योंकि 2001 से 2020 की जो कहानियाँ लिखी गईं उन कहानियों पर एक विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। उनके बारे में मैं बस यही बता दूं कि इस दौरान स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को लेकर अनेक कहानियाँ लिखी गई और दलित साहित्य में आत्मकथाएं बहुत सामने आईं और स्त्री विमर्श को लेकर भी नए रचनाकारों ने बहुत सी कहानियाँ लिखी। और ख़ास तौर पर इस दौर में उत्तर आधुनिकता, जादुई यथार्थवाद और शहरी मध्य वर्ग की कहानियाँ आई, गांव की कहानियाँ आई इस दौर में, लेकिन वो भी नई प्रौद्योगिकी से जुड़कर मुन्नी मोबाइल जैसी कहानी सामने आई और उस पर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदी कहानी के विकास की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगली बार हम किसी दूसरे विधा के विकास के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस व्याख्यान को सुनने के लिए। नमस्कार।